हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिलेटिव प्रोनाउंस एज और बट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले एज रिलेटिव प्रोनाउन को लेते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी सेंटेंस में द सेम का यूज़ करते हैं तो उसी सेंटेंस में हम दैट का यूज भी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कर सकते हैं और एज का यूज भी कर सकते हैं। तो कब हम दैट का यूज़ करेंगे, कब हम एज का यूज़ करेंगे, ये देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें आप द सेम का यूज़ देख रहे हैं। यहाँ पे द सेम यूज हुआ है और इस सेंटेंस में भी द सेम यूज हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि द सेम के बाद अगर आपको कहीं वर्ब क्लियरली लिखी हुई मिलती है तो उस सेंटेंस में आपको दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। जैसे यहाँ पे ये वर्ब देख रहे हैं आप, तो ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पे देखिए, सेकंड सेंटेंस में द सेम का यूज़ तो हुआ है, लेकिन आगे चल के हमें कहीं वर्ब दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो ऐसे में आपको एज का यूज करना है। हालांकि वर्ब यहाँ पे है, यहाँ पे वर्ब अंडरस्टूड है इज, लेकिन यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लिखी नहीं हुई है। ठीक है, तो जिस भी सेंटेंस में द सेम आपको दिखाई दे वहाँ पे आगे चल के वर्ब देख लेना। अगर वर्ब क्लियरली लिखी हुई है, मेंशन की हुई है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, तो आपको दैट यूज करना है। लेकिन वर्ब आपको वहाँ पे सिर्फ अंडरस्टूड सी लग रही है, वर्ब लिखी नहीं हुई है, तो आपको एज यूज करना है। उसके बाद है द सेम के बाद आप एज जब यूज़ करेंगे और द सेम के बाद दैट यूज़ करेंगे तो इनका मीनिंग डिफरेंट होता है। देखिए, द सेम एज का मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, मतलब एक वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इसी के जैसी कोई दूसरी वस्तु। ठीक है, ये तो होता है द सेम एज। लेकिन जब आप द सेम दैट यूज़ करेंगे, मतलब द सेम के बाद जब आप दैट प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है वन एंड द सेम, मतलब एक ही वस्तु और यही, कोई दूसरी नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई प्लेड विद द सेम बैट दैट माई ब्रदर डिड। देखिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, द सेम दैट। ठीक है ना, द सेम के बाद दैट जब आप यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसी बैट से खेला जिससे मेरा भाई खेला था। ठीक है, मतलब बैट तो एक ही था, ये बैट था एक ही, इसी से ये आई खेला। ठीक है ना, इसी से ये कह रहा है कि मैं खेला और इसी से मेरा भाई खेला, मतलब वन एंड द सेम। एक ही बैट था, उसी से स्पीकर खेला और उसी से ये कह रहा है कि जिससे मैं खेला उसी से मेरा भाई खेला। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई रीड द सेम नॉवल एज माई ब्रदर डिड। यहाँ पे द सेम यूज हुआ है, उसके बाद एज यूज हुआ है। द सेम एज का मतलब क्या होता है, ऑफ द सेम काइंड। मतलब मैं ये कह रहा है कि आई रीड द सेम नॉवल, कि मैंने वही नॉवल पढ़ी एज माई ब्रदर डिड, जैसे कि मेरे भाई पढ़ता था। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉवल है, ठीक है, मान लीजिए नॉवल है और ये जिस टाइप की है उसी टाइप की मैंने नॉवल पढ़ी लेकिन कोई दूसरी पढ़ी। ठीक है, मान लीजिए कि ये कॉमिकल नॉवल है, ठीक है ना, ये कॉमेडी से रिलेटेड है ये नॉवल, तो मैंने इसी टाइप की कॉमेडी से रिलेटेड कोई दूसरी नॉवल पढ़ी। ठीक है ना, तो मान लीजिए इसमें कोई चोरी वगैरह की घटनाओं का वर्णन है, ठीक है ना, तो कोई चोर पुलिस की कहानी जैसी कुछ टाइप, इस टाइप की कोई नॉवल है, तो ये स्पीकर कर रहा है कि मैंने ऐसी ही कोई दूसरी नॉवल पढ़ी, लेकिन ये नॉवल की बात नहीं कर रहा है। लेकिन जब द सेम दैट जब आप यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि वो एक ही चीज़ और वही, ठीक है ना, उसकी जैसी कोई दूसरी नहीं। लेकिन द सेम एज जब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि ये, लेकिन इसकी जैसी कोई दूसरी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर किसी एडजेक्टिव से पहले आपको एज दिखाई देता है तो इस एडजेक्टिव के बाद भी आप एज का ही यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे में जो पहला एज होता है वो एक एडवर्ब होती है और जो दूसरा एज होता है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, यू मे हैव एज मच मनी एज यू लाइक। अब यहाँ पे देखिए ये एज है, ठीक है ना, इसके बाद ये एडजेक्टिव है, इसके बाद देखिए आप यहाँ पे एज का यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एज है ये एडवर्ब है और ये जो एज है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से जब आपको कोई एडजेक्टिव दिखाई दे, एडजेक्टिव से पहले अगर एज दिखाई दे तो इस एडजेक्टिव के बाद भी एज का यूज करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं सच एज और सच दैट। देखिए, सच के बाद हम एज का यूज भी करते हैं और सच के बाद हम दैट का यूज भी करते हैं। जब हम सच के साथ दैट का यूज करते हैं तो इससे हम रिजल्ट या कंक्लूजन का बोध करा रहे होते हैं, मतलब इससे रिजल्ट का बोध होता है। जब हम सच के साथ एज का यूज करते हैं तो इससे सिमिलरिटी का बोध होता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ नॉट सच ए ब्यूटीफुल गर्ल एज ही एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए सच के साथ एज का यूज हुआ है, तो यहाँ पे सिमिलरिटी का बोध हो रहा है। कैसी सिमिलरिटी देखिए कि सी इज़ नॉट सच ए ब्यूटीफुल गर्ल एज ही एक्सपेक्टेड, इसका मतलब है कि वह इतनी सुंदर लड़की नहीं है जितनी कि उसने उम्मीद की थी। मतलब एक तो ये लड़की है, ठीक है ना, और एक ही ने एक्सपेक्ट की थी कोई लड़की, तो जो इसने एक्सपेक्ट की थी एक लड़की और एक ये लड़की, ठीक है ना,
ये लड़की के बारे में बता रहा है। तो इन दोनों में सिमिलरिटी का यहाँ पे बोध हो रहा है कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ठीक है ना। तो सिमिलरिटी नेगेटिव में है, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, तो इसके लिए हम सच एज का यूज़ करेंगे, और रिजल्ट के लिए हम रिजल्ट या कंक्लूजन का बोध कराने के लिए दैट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तो सिमिलरिटी का बोध हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार फिर देख लीजिए, एक तो सी इज़ नॉट सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब यहाँ पे एक तो इस लड़की के बारे में बताया गया है। स्पीकर बोल रहा है कि सी कोई लड़की है, जैसे मान लीजिए ये लड़की है, तो इसके बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। इस लड़की के बारे में बता रहा है कि सी ये लड़की इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि ही एक्सपेक्टेड, अर्थात इसने एक्सपेक्ट किया था। तो एक दूसरी लड़की ये है, दूसरी लड़की ये जिसको इसने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है ना, जिस टाइप की। लेकिन इस टाइप की मतलब इस लड़की में और इस लड़की में जो इसने एक्सपेक्ट किया था, इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। सिमिलरिटी किस बारे में? ब्यूटी के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एज का यूज हुआ है सच के साथ। लेकिन यहाँ पे देखिए, हर बिहेवियर वाज सच दैट एवरीवन डिसलाइक्ड हर, मतलब यहाँ पे सच के साथ देखिए दैट का यूज हुआ है। तो यहाँ पे रिजल्ट का बोध हो रहा है। कैसे बोध हो रहा है? देखिए, हर बिहेवियर वाज सच, उसका बिहेवियर ऐसा था कि दैट एवरीवन डिसलाइक्ड हर, कि सभी ने उसको डिसलाइक किया। मतलब उसका बिहेवियर ऐसा था, मतलब उसका बिहेवियर कैसा भी हो, उसके बिहेवियर का क्या रिजल्ट निकला कि प्रत्येक व्यक्ति ने उसको डिसलाइक किया। तो यहाँ पे रिजल्ट का बोध हो रहा है। ओके, चलिए इन एग्जाम्पल्स को देखिए। इट वॉज सच ए कोल्ड वेदर वी स्टेड इन, देखिए इतना कोल्ड वेदर था कि वी स्टेड इन, कि हम अंदर ही रहे। तो इसका मतलब यहाँ पे कोल्ड वेदर का यहाँ पे रिजल्ट का बोध हो रहा है। यहाँ पे इसका रिजल्ट शो हो रहा है कि भाई कोल्ड वेदर था, इस वजह से हम अंदर ही रहे। तो यहाँ पे रिजल्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सच के साथ। यहाँ सच के साथ क्या यूज़ करेंगे रिजल्ट के लिए? दैट। तो यहाँ पे हम दैट यूज़ करेंगे, ठीक है ना, दैट वी स्टेड इन। यहाँ पे देखिए, सी इज़ सच ए लेडी डैश आई ऑनर, तो यहाँ पे एक लेडी के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। एक तो ये लेडी है, और आगे कह रहा है कि वो ऐसी लेडी है जैसा कि मैं जिस प्रकार की लेडी का मैं सम्मान करता हूँ। तो एक वो ये कह रहा है कि मैं जिसका सम्मान करता हूँ एक दूसरी प्रकार की ये लेडी है। दोनों में सिमिलरिटी का यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। तो सिमिलरिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एज। तो यहाँ पे हम एज यूज़ करेंगे। तो जब आपको लगे कि सच के बाद जो आगे की क्लास कही जा रही है उसमें इस स्टेटमेंट का रिजल्ट शो हो रहा है, तो आपको सच के साथ करना है दैट यूज़, अदरवाइज़ आपको सच के साथ क्या यूज़ करना है? एज यूज़। जब आप सिमिलरिटी शो करना चाहें तो आपको वहाँ पे सच के साथ एज यूज़ करना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सच एज का यूज हम एग्जाम्पल्स बताने के लिए भी करते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए, फ्रूट्स सच एज मैंगोज एंड ग्रेप्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे देखिए सच एज के बाद एग्जाम्पल बताए गए हैं कि भाई फल जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। लेकिन कौन कौन से? सच एज मतलब जैसे कि आम और ग्रेप्स। तो एग्जाम्पल्स बताए हैं कि कौन से फल जो हैं न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। तो कैसे? कौन से फल? मैंगोज और ग्रेप्स। यहाँ तो एग्जाम्पल बताने की कोशिश की गई, तो एग्जाम्पल बताने के लिए भी हम सच एज का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, आई लाइक प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज द पियानो एंड द गिटार। अब यहाँ पे देखिए, आई लाइक प्लेइंग, मुझे बजाना पसंद है। क्या बजाना पसंद है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो। अब एग्जाम्पल बताने की कोशिश की गई सच एज द पियानो एंड द गिटार, ठीक है। तो यहाँ पे सच एज का यूज एग्जाम्पल्स देने के लिए की गई है कि जैसे कि पियानो और गिटार। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौन से फल, जैसे कि मैंगोज एंड ग्रेप्स। यहाँ पे देखिए, आई हेट फास्ट फूड्स, मुझे फास्ट फूड्स जो है पसंद नहीं है, मैं फास्ट फूड से घृणा करता हूँ। कौन कौन से फास्ट फूड? जैसे कि सच एज बर्गर एंड फ्राइज़, ठीक है। तो सच एज का यूज़ हम एग्जाम्पल बताने के लिए भी करते हैं। चलिए अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन बट को, कि हम बट को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किस प्रकार से यूज करते हैं। जब हम बट को रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है हु नॉट या विच नॉट, ठीक है। और जब भी हम बट को रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसका यूज इन वर्ड्स के साथ किया जाएगा, नो, नन, नॉट, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है। तो ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं ये सारे वर्ड्स। तो जब भी हम बट को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो इन शब्दों के साथ इसका यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, देर इज़ नॉट ए मैन बट विशेज टू लिव। अब यहाँ पे जो बट है ना, इसका नेगेटिव मीनिंग है, ठीक है ना। इसका मीनिंग यहाँ पे या तो हु नॉट है या विच डज नॉट है। तो विच तो हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे मैन है, ह्यूमन बीइंग है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हु नॉट। तो हु नॉट को जब हम मतलब हु के साथ नॉट लगा के इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हु का क्या, ये बट है जो, ये किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम? हु डज नॉट से। तो इस सेंटेंस को वैसे भी समझ सकते हैं, देर इज़ नॉट ए मैन हु डज नॉट विश टू लिव,
ठीक है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जब नेगेटिव बनाते हैं तो डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ए मैन है तो डज नॉट लगाएंगे, तो हु डज नॉट हो जाएगा ये, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, देयर वाज नो मैन बट वेप्ट ऑन द डेथ ऑफ महात्मा गांधी, मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं था जो महात्मा गांधी की मृत्यु पर नहीं रोया। तो यहाँ पे भी जो है बट एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, और इसको जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, या तो हु नॉट या विच नॉट। अब यहाँ पे भी हम मैन की बात कर रहे हैं तो हु ही यूज़ करेंगे, और हु के बाद जो है आप नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव कैसे बनेगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो नेगेटिव कैसे बनेगा, डिड नॉट से, तो हु के बाद लग जाएगा डिड नॉट। तो आप इस बट को ऐसे समझ सकते हैं, हु डिड नॉट, ठीक है। तो बट इस तरह से जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है तो इसका मतलब हु डिड नॉट, हु डज नॉट, विच डिड नॉट, विच डज नॉट, इस प्रकार की जो मीनिंग है ना ये कन्वे करेगा। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं, देयर वाज नो मैन बट वेप्ट ऑन द डेथ ऑफ महात्मा गांधी। इसका मतलब क्या है, देयर वाज नो मैन हु डिड नॉट वीप ऑन द डेथ ऑफ महात्मा गांधी। इस तरह से ये देखिए, देयर इज स्कार्सली ए चाइल्ड बट लाइक्स आइसक्रीम। अब यहाँ पे जो बट है रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसको भी हम कैसे समझेंगे, हु, क्योंकि चाइल्ड की बात हो रही है तो हु प्लस नोट। अब नोट के लिए हम क्या लगाएंगे, देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके बाद तो नोट लगाएंगे। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो या तो डू डज लगाएंगे, तो हु के बाद लगेगा डज और उसके बाद नोट। तो यहाँ पे जो बट है ये किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, इससे, मतलब बट को हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये मीनिंग कन्वे करेगा। तो ये मीनिंग कन्वे कर रहा है, देयर इज स्कार्सली ए चाइल्ड बट लाइक्स आइसक्रीम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर इज स्कार्सली ए चाइल्ड हु डज नॉट लाइक आइसक्रीम। ओके, चलिए इस प्रकार की और मीनिंग देखते हैं, और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे देयर इज़ नन बट विल एग्री विद मी। अब यहाँ पे देखिए बट रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, हु, और हु के बाद नोट। अब नोट किसके बाद लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का है विल, तो इससे क्या, ये इसको क्या बना देंगे, हु विल नॉट। तो बट का क्या मतलब है यहाँ पे, हु विल नॉट। तो यही मीनिंग निकल रहा है, हम बट को यहाँ से हटा के और हु विल नॉट यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये सेंटेंस हम ऐसे समझ सकते हैं, देयर इज़ नन बट विल एग्री विद मी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज़ नन हु विल नॉट एग्री विद मी। इस प्रकार से अगला सेंटेंस लीजिए, देयर आई, ये देयर आई नहीं है यहाँ पे, देयर इज मान के चलिए, देयर इज़ नन बट विल सपोर्ट मी इन दिस मैटर। अब यहाँ पे देखिए बट है तो बट को हम क्या मानेंगे, हु, और नॉट कैसे लगाएंगे, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये हो जाएगा हु विल नॉट। तो बट को हम इन वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा देयर इज़ नन हु विल नॉट सपोर्ट मी इन दिस मैटर। तो इस तरह से जब भी हम बट को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो इसका मतलब हु या विच, ठीक है ना, और इसके बाद प्लस नॉट। अब नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से दिखेगी, हेल्पिंग वर्ब दिखेगी बट के बाद। अब बट के बाद जो वर्ब है, जैसे फर्स्ट फॉर्म है तो हम डज नॉट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, डू नॉट डज नॉट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। अगर बट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट लगाएंगे, हम डिड नॉट सपोज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो यहाँ पे डिड नॉट लगा था, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दे ही रखी है विल, तो यहाँ पे हम हो के बाद हो के साथ नोट, और इस नोट कैसे आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहाँ पे हमने विल लगा दिया तो व्यू विल नॉट हो गया। तो इस तरह से जब हम बैट को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा हु नॉट या विच नॉट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बोले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।